नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं एक आज़ादी की बात कर रहा हूं। आज़ादी पर बहुत बहस हो रही है। उस बहस से अलग एक और आज़ादी है जो किसी प्रजातंत्रीय व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ये प्रोग्राम खास तौर पर आप देश के मध्य वर्ग के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है, और उनके लिए है जो आज भी इस मुल्क में 3% हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स पेयर, जो कि सीधे तौर पर टैक्स देते हैं सरकार को। मेरे 2 पॉइंट्स हैं। पहला ये कि क्या ये सरकार हमारी आर्थिक आजादी को दूरगामी तरीके से, लॉन्ग टर्म तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। हम ईपीएफ पे टैक्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, क्या ये सरकार ये चाहती है एक आम भारतीय नागरिक को जो सैलरी से पैसा कमाकर अपना जीवन बसर करता है, उसको जबरन किसी स्कीम में इन्वेस्ट करवाना, जैसे कि वो पेंशन फंड की बात करती हैं। तो ये 2 बड़े बुनियादी पॉइंट हैं। हम अलग अलग पॉइंट्स पर आएंगे। बड़ा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या हमारी मौजूदा स्थिति में जो आर्थिक आजादी है, हमारी अपनी चॉइस, किसी भी स्तर पर कहीं पर भी निवेश करके अपना जीवन बसर करने की, उसको यह सरकार रोकने की कोशिश करिए। पैनल से मैं आपको मिला दूं, किसी को इंट्रोड्यूस करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। एमके मोनू एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है, नरेंद्र तनेजा भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, आर्थिक विषयों को समझते हैं, आलोक शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रवीण झा जी इकोनॉमिस्ट हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं, राघव अब टेलीविजन चमत्कार करता है तो अब टेलीविजन पर पहचाने जाने लगे हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से, और आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आपसे और मैं उम्मीद करूंगा क्लैरिफिकेशन की। और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान मुंबई से जुड़ रहे हैं, आशीष कुमार चौहान, जो कि एमडी और चेयरमैन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। सवाल बिल्कुल सीधा है। एमके वेणु, आपसे शुरू करूंगा, जर्नलिस्ट से शुरू करते हैं, फिर बाकी प्लेयर्स के पास जाएंगे। देखिए, मुझे तो जब ये टैक्स मैंने सुना जी, मुझे बड़ा शौक लगा। अच्छा, कि पीएफ, ईपीएफ और एनपीएस, फिर मैंने सोचा कि इसमें कुछ गलती हुई है। मुझे लगा कुछ, क्योंकि अगर आप टैक्स लगाएंगे भी, अगर आप, तो हमेशा वो इंटरेस्ट कंपोनेंट में होता है। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालें, जी जी, जैसे आपने 10 लाख डाला, हाँ, वो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करता है, उस पर टैक्स लगता है। ये तो सीधे ही मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में टैक्स। इसका मतलब जैसे आपने 10 लाख फिक्स डिपॉजिट डाला तो 10 लाख का 30% आप, तो मैं तो घबरा गया, क्योंकि मेरे पास भी कुछ प्राइवेट, हाँ, लेकिन इसलिए मैं वेणु आप लोगों से सारे मैं सिंपल हाँ, बता रहा हूँ ये आपको। लोग समझना चाहते हैं कि हाँ, क्या इनकी आर्थिक आजादी छीनी जा रही है। देखिए, तो आजादी शब्द तो कई मायने में इस्तेमाल हो रहा है आज। तो अभी ये पहली गलती सरकार ने मानी जब जेटली जी का स्टेटमेंट आया, नहीं हम सिर्फ इंटरेस्ट की सोच रहे थे। हाँ, इसका मतलब पहले गलती हुई है कि आप पहले पूरे कॉर्पस में लगा रहे थे। हाँ, और इसमें तो ऐसे लोग हैं सरकारी और जो मुलाजिम, जो छोटे अमाउंट्स होते हैं उनके, लोग पीएफ निकालते हैं घर का लोन जुटाने में। लेकिन यहाँ पर मेरे सामने कुछ कैलकुलेशंस मौजूद है। मैं सिर्फ ओपनिंग कमेंट्स दे रहा हूँ, जो ये साबित कर सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो एक समय अंतराल के बाद प्रिंसिपल से ज्यादा हो जाएगा। वो भी नहीं, मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस सिनारियो, अगर टैक्स करना है तो आप इंटरेस्ट करेंगे। हाँ, वो भी मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये पूंजी, ये सबके रिटायरमेंट की पूंजी है। मगर मैं हैरान था कि ये गलती कैसे होगी कि पूरे कॉर्पस को टैक्स करने की बात हुई। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट, इन प्रिंसिपल मूलतः क्या आप इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं? मूलतः मैं अभिज्ञान में ये कहना चाहता हूं कि जो कारण जो सरकार ने दिया, जो जयंत सिन्हा जी ने आर्टिकुलेट किया कि हम एक पेंशन सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हाँ, उन सब पॉइंट्स पर आएंगे। पेंशन सोसाइटी तो एक पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी होता है। हमारे यहाँ तो लोग हेल्थ केयर में लोग मर जाते हैं, एक कोई बीमार पड़ जाए तो सारी सेविंग उड़ जाती है। तो ऐसी सोसाइटी को पेंशन इस वक्त करने की जरूरत नहीं। ये अगर करना हो तो जब पर कैपिटा इनकम इंडिया का जब 10,000 $15,000 होगा, और इकोनॉमिस्ट की तरह, तो हो सकता है आज की तारीख में $1,500 पर कैपिटा है। कहां से पेंशन सोसाइटी? जो सरकार की सोच के लिखित आर्ग्यूमेंट से मैं उन पर भी आऊंगा। नरेंद्र तनेजा, क्या आप हमारी आर्थिक आजादी रोकने की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं?
देखिए, हर एक को हक है, आपको इस तरह का विचार रखने का हक है, लेकिन जो हमारा प्रयास जो है वो ये है कि इतने लंबे आज़ादी के बाद जो हमको आज़ादी सन 47 में मिली, यही नहीं कि उस जो आर्थिक आज़ादी, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे आर्थिक आज़ादी पहुंची नहीं। आप बात कर रहे हैं लेने की, वापस लेने की। मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में जिन लोगों के पास बिजली नहीं है और इतने लोग पॉवर्टी के नीचे रहते हैं, इतने लोगों की मासिक आय कितनी हम सब जानते हैं, तमाम किसान आत्महत्या, जिस तरह की पहली सरकारों ने काम किया और जिस तरह से जो गलतियां हुई उसी का नतीजा है। हमारी कोशिश यह है कि वो लोग जिनको आजादी मिली ही नहीं, हमारा प्रयास यह है कि उनको आजादी दें। जो लोग अंधेरे की जिंदगी जी रहे हैं उनको हम रोशनी दें, और इसके अलावा वो लोग जो ऑलरेडी इस सारे सिस्टम में जिसकी चर्चा आपने करी, उनके साथ पूरी तरह एंगेजमेंट करें और इस तरह की नीतियां लाएं जिससे उनकी अंदर समृद्धि आए। जब इतने सारे काम होते हैं, अगर उसमें कोई बात होती है, हमारे पास फीडबैक ये आता है, चाहे वो ईपीएफ हो या कोई और मसला है। लोकतंत्र है, जैसे फीडबैक हमारे पास आया हमने उसका तुरंत जवाब दिया, और जवाब ये कहा कि आपका फीडबैक सर आंखों पे, जैसा आप चाहते हैं उसके हिसाब से उसको जो है रिव्यू करा जाएगा। ठीक है, आलोक शर्मा जी। देखिए सर, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, हक से शुरू किया, तो इनका हक था, इनके पास हक है कुछ भी करने का, इन्होंने उठा के कैंची चला दी, ईपीएफ पे ही कैंची चला दी। जब कांग्रेस के पास हक था तो उसने भी खूब कैंचियां चलाई। देखिए सर, बिल्कुल चली होंगे, ऐसा नहीं। आज का विषय पे बात कर रहे हैं तो बेहतर है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा तो डिबेट डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, आपने प्रश्न पूछा इनसे कि आर्थिक आजादी कैसे मिलेगी, ये 2 कदम उठाने से, इन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया। देखिए साहब, ये तो विरोध हुआ, 11 ट्रेड यूनियन विरोध में खड़ी हो गई, तमाम मीडिया ने उठाया, वेणु भाई जैसे लोगों ने, झा साहब जैसे लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने जब प्रश्न उठाया कि वास्तव में कर क्या रहे हैं आप लोग, तब इनको समझ आया कि अरे ये तो हमने जो किया है तो जनता को पता चल गया। इन्होंने कोई अनजाने में काम नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी कोई काम अनजाने में नहीं करती है। बनिए की दुकान चला रहे हैं जेटली साहब, यहां से काटिए वहां जोड़ दीजिए, वहां से काटिए यहां जोड़ दीजिए। अच्छे दिन का जुमला आसन में है पूरी सरकार, पूरे जुमले छोड़ते हैं और आसन करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, जब आपने काम किया था तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हमने इंटेंशनली किया है। आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि साहब सर माथे अब और फीडबैक आ गया है? फीडबैक क्या आएगा? आपने पूरी तरह से जो मध्यम, तो आपका पॉइंट क्या है? मेरा प्रश्न वही है कि क्या ये हमारी आर्थिक आजादी छीन रहे हैं? पूरी तरह से आर्थिक आजादी को छीनने का इन्होंने बड़ा काम किया है, और केवल इस माध्यम से नहीं। आप देखिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे 11 बार एक्साइज ड्यूटी, वहां पर हम मध्यम वर्ग को, गरीब लोगों को कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो फायदा मिलना चाहिए, जैसे ही फायदा मिलता है ये दूसरी तरफ से कैंची चला देते। ठीक है, फेयर इनफ। प्रवीण झा जी। अच्छा, ये ईपीएफ जो है, पहले आप सबकी समझ के लिए, ये जो है तमाम एम्प्लॉयज़ जिनकी आय 15,000 रुपये प्रति माह से कम है, इसको 6.5 से 15,000 किया गया था। उनके लिए, ऐसे जितने फर्म्स हैं जो एम्प्लॉयज़ जिनकी 15,000 रुपये से कम है, उनके लिए मैंडेटरी किया गया था ये। इसमें जो है ये 24% जो उनकी सैलरी से कटता है, जो ईपीएफओ के पास जाता है, ये सोशल सिक्योरिटी फॉर ओल्ड एज इसके तहत है। उसमें ऑलरेडी 1/3 जो है, 8.33% जो है, ये एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जाता है। तो जयंत सिन्हा का कहना या हसमुख अधिया साहब का कहना, हसमुख अधिया साहब ने भी, जैसे जयंत सिन्हा ने कहा, तो उन्होंने भी कहा कि साहब ये जो है हम ऐसा चाहते हैं कि, उनका वक्तव्य बड़ा ही हास्यास्पद है, मैं अधिया साहब का बता रहा हूं, वी आर वरीड अबाउट पीपल ब्लोइंग ऑफ द इंटायर 100% अमाउंट। मैं उस पॉइंट पर आऊंगा, क्योंकि सरकार का कुछ इस टाइप की दलील है कि मेरी जब आयु 60 साल से ज्यादा की हो जाएगी तो मैं पीएफ का पैसा बर्बाद करने ही वाला हूं, हो सकता है जुए में हार जाऊं। तो इन्होंने पहले से तय किया हुआ है कि ये मुझे तब के लिए सिक्योर करना था। सरकार इज ब्लोइंग अप मनी। जबकि आप सब लोग जानते हैं मैं काफी नौजवान हूं, तो मैं तो अच्छे फैसले लूंगा भाई। अभिज्ञान जो तर्क दिया जा रहा है कि इसलिए कि आप पेंशन सोसाइटी प्रमोट करना चाहते हैं, कमेंट्स में ले रहा था, ओपनिंग कमेंट, ये पहली बात ये है कि ये एक किस्म का मूव इंडिया टुवर्ड्स अ पेंशन सोसाइटी, वो गलत है, वो तर्क ही गलत है। जिसको आप ये टारगेट कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी पेंशन बिल्ट इन है। ठीक है, इसलिए ये आप ना कहें कि उस आप मैं आशीष के पास में जा रहा हूं। राघव, देखिए, एक वाक्य में अगर कहें तो ये आर्थिक गुंडागर्दी है। एक व्यक्ति जो पूरी जिंदगी मेहनत कर कर पाई जोड़कर अपना घड़ा भरता है, अपनी सैलरी का एक पोर्शन हर महीने
ईपीएफ में डालता है, एक घड़ा भरता है जिसपे इंटरेस्ट इनकम अक्रू होती है, उसको इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि उसके 60% पर हम आपके टैक्स स्लैब के बेसिस पर टैक्स लगा देंगे। पहली चीज, बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि हम सीख रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। मैं आपको ये स्पष्ट करूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि ईपीएफ के 60% पर टैक्स लगेगा। राजस्व सचिव ने कहा ईपीएफ के 60% के ब्याज पर टैक्स लगेगा। उसके बाद वित्त राज्य मंत्री ने कहा ईपीएफ के 60% को यदि आप पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद वित्त मंत्रालय एक नोटिफिकेशन जारी करता है और वो वही बात कहता है जो फाइनेंस बिल 2016 में लिखी है। तो पहली चीज तो ये कि जो हमारा वित्त मंत्रालय है देश का, उसी को क्लैरिटी नहीं है कि वे क्या पॉलिसी लाना चाहते हैं। रोज बयान बदल रहे हैं और ये कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं कह रहा, ये अधिकारी कह रहे हैं, मंत्री लोग कह रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, हमें यह समझना होगा कि ये ईपीएफ बनाया क्यों गया। जब ये बनाया गया तो एक एग्जेम्प्ट स्कीम के तहत बनाया गया कि जब आप पैसा डालेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, उस पर इंटरेस्ट अक्रू होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जब आप अपने कार्यकाल के अंत में जब बुढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, उस समय जब पैसा विड्रॉ करेंगे तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये इसलिए किया गया कि हम एक पेंशन सोसाइटी बने, और दूसरा क्योंकि इस देश के अंदर इस समय हेल्थ सिस्टम और सोशल सिक्योरिटी नेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको चाहे आपको घर में कोई बीमारी हो जाए, चाहे एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करना पड़े, काफी रकम चाहिए होती है, इसीलिए वो पैसा इस्तेमाल होता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि यदि हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो हम ना पैसा निकाल सकते हैं 58 साल की उम्र तक, और यदि निकालेंगे तो 60% टैक्स भी लगा देंगे। ये हमारा पैसा है, हमारे पैसे को कहां हम इन्वेस्ट करेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, कैसे खर्च करेंगे हम डिसाइड करेंगे। जी जी, अब मैं आशीष चौहान साहब को लाऊंगा। आशीष चौहान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हेड करते हैं। मैं जल्दी से एक बात और आपको बता दूं कि सरकार आपके पीएफ के पैसे को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती है। जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा और समझिएगा, और जिस प्रतिशत पर वो ट्रेड करती है वो प्रतिशत पहले से बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। राइट वेनु? ठीक है। आशीष चौहान, क्या ये हमारी आर्थिक आजादी को रोक रहा है या आपके बाजारों को इससे मदद मिल जाएगी अंत में, क्योंकि पीएफ ट्रेड होता है? जो हम सोचते हैं कई बार उससे थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। जैसे हम रोड पे हम एक रोड बनाते हैं और लोगों को कहते हैं कि भाई आप रोड पे चलिए, तो आप रोड के लेफ्ट में भी चल सकते हो, राइट में भी चल सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट एक नियम निकालती है कि भाई आपको रोड के लेफ्ट में चलना है। तो कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारी आजादी आप छीन रहे हो, कि आप लेफ्ट पे क्यों लगा रहे हो, राइट पे, हम तो राइट पे भी चलना चाहेंगे, तो उसके ऊपर तो ट्रैफिक जाम हो जाता है ना। तो आपकी आजादी कई बार ऐसी चीजों में रहती है कि जहां पर बेसिकली देयर इज अ कंट्रोल। ये जो चीज है जो बात कर रही है कि भारत को पेंशन सोसाइटी बननी है और हम मोस्ट ऑफ आवर मनी जो पीएफ में आता है वो पहले ही निकाल ले, जो कई लोग करते हैं कि पहले ही निकाल लेते हैं, तो बाद में जाके पेंशन कब होगा। और दूसरा एक चीज ध्यान में रखने लायक है कि भारत आज सबसे युवा देश है। 50 वर्ष से अभी 50% से ज्यादा लोग 25 वर्ष की कम के आयु के हैं, लेकिन भारत आज विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट ओल्ड पीपल भी है यहाँ पर। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 2030-40 तक हमारे वहां बहुत सारे वृद्ध लोगों की भी संख्या बढ़ेगी। तो उनको आप एक दिन में 5 लाख दे दो या 25 लाख दे दो, या तो हर महीने उसको 10-10 हजार रुपया मिले, कौन सा सही रहेगा, वो एक जानने लायक है। दूसरा चीज है कि आशीष, एक पॉइंट है मेरा आपसे, एक पॉइंट आशीष मेरा आपसे, उसके बाद में नरेंद्र तनेजा जी के पास आऊंगा। हाँ आशीष, आपसे मेरा एक पॉइंट है कि भारत का सिस्टम के भीतर का सिस्टम बहुत भ्रष्ट है। क्या आप चाहेंगे कि 60 साल की आयु के बाद आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा के अपने घुटने घिस रहे हो अपना पैसा हासिल करने के लिए? क्या आपको पता है कि किस तरह से लोग अपनी पेंशन्स नहीं पा पाते? ये सिस्टमैटिक फेलियर है। यहां पर बीजेपी प्रेजेंट गवर्नमेंट का कोई प्रश्न नहीं है। जो पैसा आपके पास हो सकता था उसी के लिए आपको घुटने घिस पड़ने सकते हैं वो पैसा खुद पाने के लिए। नहीं, जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो सिस्टम का ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है, आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने पीएफ को देख पा रहे हैं। आज आपके पास कितना प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ है, कितना इनकम है उसमें, कितना इंटरेस्ट है, कितना ओरिजिनल है, प्रिंसिपल, वो सब आप देख पा रहे हैं। और एक समय की अवधि के अनुसार आपको अपना पेंशन मिलना चाहिए, वो एक अधिकार आपको ऑलरेडी है। तो यहां पे आप जब निवेश करोगे तो मेरे हिसाब से आपको पेंशन मिलते रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है।
ओनली थिंग इज कि ये जो एग्जेम्प्ट की बात कही वो सही बात है। अभी आप पेंशन में रहते हो तो फिर भी एग्जेम्प्ट रहेगा, बट आप उसके पहले बाहर निकल जाते हो तो आपको एग्जेम्प्ट टैक्स रहेगा। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से इसमें कोई जाति की बात नहीं है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री लिए क्या शब्द प्रयोग करो, उनको छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा मैं गांव का रहने वाला हूं, राघव तो दिल्ली के रहने वाले हैं, अच्छी जगह पढ़े हैं। आर्थिक गुंडागर्दी, इस तरह के शब्द प्रयोग है। दुख हुआ, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, दुख हुआ थोड़ा, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो बजट होता है, मैं आपके जो मेरे बहन भाई यहाँ बैठे बताएं, जो बजट में जो वित्त मंत्री ने पेश किया वो प्रस्ताव है, प्रस्ताव का प्रपोजल्स हैं, वो पक्का नहीं है, वो उनका प्रस्ताव है। अब प्रस्ताव का मतलब उन्होंने कहा है ऐसा ऐसा होना चाहिए, उन्होंने प्रस्ताव रखा। अब संसद में जो सारे लोग उस पर बहस करेंगे, उसके बाद ये उसमें देखा जाता है कि कौन सी चीज को जो है अडॉप्ट किया जाए और किसको अडॉप्ट नहीं किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके एमपीज क्या बात लेकर के आते हैं, क्या फीडबैक लाते हैं, क्या सुझाव लेके आते हैं। अगर कांग्रेस पार्लियामेंट अटेंड कर रही है तो वो क्या सुझाव देती है। ये प्रस्ताव है, प्रपोजल। ये कहना जिस तरह की बातें हुई कि नहीं साहब एज इफ इट हैज बीन काइंड ऑफ कास्ट इन आयरन, ये उनको संसद की प्रणाली का मुझे लगता है पता नहीं है। लेकिन प्रस्ताव में सोच रखी जाती है, हम ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल, मैं सोच को क्वेश्चन कर रहा हूं, बिल्कुल। मैं प्रस्ताव को लिखे हुए कानून में तब्दील होने की स्थिति में नहीं क्वेश्चन कर रहा हूं। आपको लगता है प्रॉब्लम इस वक्त सोच की है? देखिए ये अभी क्या, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अगर इस इश्यू से हटे, हाँ, तो जो आपने जो मुद्दा उठाया है इकोनॉमिक आजादी, हाँ, आपको एक और एग्जांपल देता हूं किस तरह इकोनॉमिक फ्रीडम आम आदमी का किस तरह छीना जा रहा है। इसी सरकार ने, इससे पहले भी चल रहा है, सेसेस। आप अगर 30% उसके ऊपर सेस, 34% जो डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स पे, और अगर आप ये और भी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ें तो 50% से ज्यादा आज टैक्स दे रहा है। दो पॉइंट रखना चाह रहा हूं। पहली चीज कि ये सरकार ने इसलिए लगाया, एक तो कि उनका टैक्स कलेक्शन बढ़ जाए, और दूसरा जैसे कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि यूनिफॉर्म पेंशन सोसाइटी के टुवर्ड्स हम आगे बढ़ें। मैं दोनों पे एक एक वाक्य कहना चाहूंगा। देखिए, जहां तक इन्होंने बात करी कि टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ये सरकार क्या कर रही है? एक तरफ 1,14,000 करोड़ के जो कर्जे हैं बैंकों में, उद्योगपतियों के कर्जे, उनको माफ कर देती है। साथ ही साथ ब्लैक मनी वालों को कह रही है आके अपना पैसा हमें दिखाइए, 45% दे दीजिए, 55% आपका वाइट हो गया, तो उनको चोर दरवाजा दिखा रही है। दूसरी तरफ जो इस देश की मिडिल क्लास है, सैलरीड क्लास है, वेतनभोगी क्लास है, उनके ऊपर 60% का ये दबाव डाल रही है कि उस पर 30% टैक्स लगेगा। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि हम यूनिफॉर्म पेंशन सोसाइटी के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। जो परसों सर्कुलर जारी करा वित्त मंत्रालय ने, उसमें उन्होंने कहा कि लगभग 3,70,00,000 लोग ऐसे हैं जो ईपीएफ के दायरे में आते हैं। उसमें से लगभग 3 करोड़ वो लोग हैं जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है, उनको हम नहीं छुएंगे, उनके लिए ये नहीं है। केवल जो बाकी 60-70 लाख बचे उनके लिए है। तो 60-70 लाख के लिए आप कह रहे हैं ये यूनिफॉर्म पेंशन सोसाइटी है, केवल 60 लोग, 125 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल 60 लाख लोगों के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहां पर इसीलिए समझिए मैं लगातार लिख रहा हूं इस विषय में, क्योंकि सरकारों की नाकामयाबी क्या रही है, मौजूदा पूर्व की, ये टैक्स नेट वाइडन नहीं कर पाए, टैक्स देने वालों का दायरा नहीं बढ़ा पाए हैं। आयकर विभाग का रेडियो पर विज्ञापन आता है, आज भी आता है, और ये चिदम्बरम साहब के लास्ट बजट में उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि 3% से ज्यादा लोग इस मुल्क में टैक्स दें, ये अपील करती है सरकारें। तो जो पॉइंट राघव रख रहे, थोड़ा सा इसको बड़े दायरे में समझने की कोशिश की है। क्या सारा इकोनॉमिक मैनेजमेंट, सारा अंक गणित ये 3% के लिए लगाया जाता है? क्योंकि ये मान लिया गया है कि इस 3% में, जिसमें से शायद संभवतः 0.5% वाकई बड़ी आय वाले होंगे, तो सारा मैनेजमेंट इसके हिसाब से हो रहा है, क्योंकि वो 97% जो है जिसके लिए सही है लड़ाई, लेकिन उसका बैलेंस होना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, मैं जनता से सोचूंगा कि थोड़ा सा इनके सवाल बहुत अच्छे होते हैं, समझे जाने कि क्या वाकई इनकी आर्थिक आजादी पर कोई आंच आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद